बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर्दियाँ चल रही हैं तो दुआ करते हैं कि हम सब खैरियत से रहें, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 साल से जब भी सर्दी का मौसम आता है तो साथ ही साथ ये परेशानी भी लाहक हो जाती है कि अब ये बीमारी भी आएगी, अब वो बीमारी भी आएगी। हालांकि हम एक मरतबा बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में कि जब सर्दी आती थी तो साथ ही फॉग आ जाती थी, और फॉग से एक आप रोमांटिसाइज करते हैं अपने इमेजिन को कि अच्छा अब सर्दी आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब तो सर्दियाँ आती हैं तो बीमारियाँ भी आपके पीछे पीछे चली आती हैं। लेकिन जनाब, हम इन बीमारियों से बच भी कैसे सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे एक तो खूबसूरती भी है हमारे घर की, हमारे इलाके की, हमारे आसपास की खूबसूरती का बाइस वो बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें वो ताज़ा हवा, ऑक्सीजन देते हैं, जो कि इस आलूदा माहौल में एक अच्छी सांस लेने का, साफ़ सुथरी सांस लेने का ज़रिया भी बनते हैं। तो प्रोग्राम में और भी बहुत से टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यही बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में और रूटीन में तो हम पौधे लगाएं, तो कैसे पौधे लगाने चाहिए जो कि हमें ऑक्सीजन भी दें और हमारे माहौल को भी साफ़ करें। लेकिन साथ ही साथ अभी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में पौधों की कितनी अहमियत होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ शरीफ साहब, प्लांट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर्दियों के हवाले से ही हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो सारे पौधे दरख्त सूख जाते हैं, हर तरफ हमें ऐसा लगता है उजाड़ और बियाबान, दरख्तों में भी और पौधों में भी खाली खाली से दरख्त लगते हैं। कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि सदाबहार होते हैं, सर्दियों में भी खूबसूरती में इजाफा करें आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द और बाकी मौसमों में भी? मोस्टली ये मौसम जो बनाए अल्लाह ताला ने, ये पौधों की सेहत के लिए ही बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये पौधे अपने पत्ते ना गिराएं सर्दियों में, ख़िज़ा का मौसम ना आए, तो इनकी जो फूड कंजम्पशन है पौधों की, वो बढ़ जाएगी पूरा साल। बिल्कुल। तो स्टोरेज को बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि ये पत्ते गिरा देते हैं। मतलब ये निज़ाम कुदरत है कि पुरानी चीज़ जाती है तो नई चीज़ जी बिल्कुल है। और तो बहार का हुस्न जो है वो खिज़ा के साथ है। अगर पत्ते ना गिरे खिज़ा के अंदर सर्दियों में, तो फिर जो बहार आएगी हम उसका लुत्फ तो नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और बहार में आपने देखा होगा जैसे पत्ते निकलते हैं, शगुफे फूटते हैं और फूल निकलते हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है, खुशबुएं आती हैं, नए पत्ते निकलने से, नए फूलों के साथ एनर्जी से फील होती है आपको। अच्छा, अब खिज़ां चली गई है, बहार आ गई है, नए फूल खिल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की ही ये बनाई हुई चीज़ें हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि हर मौसम में सदाबहार होते हैं, हर मौसम में आपको ग्रीनरी दिखाते हैं। ऐसे पौधे कौन से होते हैं? जी देखिए, यहाँ पे अब तो बहुत से ऐसे प्लांट्स आ गए हैं। मसलन एलेस्टोनिया है, वो लगा हुआ है दरख्त, वो पूरा साल ग्रीन रहता है। अच्छा। इसी तरह से फाइकस की बेशुमार वैरायटीज़ हैं, वो पूरा साल ग्रीन रहेंगी। आप पाम जो हैं वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं। और इसी तरह से हमारे जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उसमें अर्जुन जो है वो पूरा साल ग्रीन रहता है, बरगद जो है पूरा साल ग्रीन रहता है। तो ये हमारी कैपेसिटी है, हमारी गुंजाइश है कि हमारे पास स्पेस कितनी है। बिल्कुल। अगर हमारे पास घर में छोटे घर हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो वहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगाते हैं हम, या फिर घर में एक छोटा सा लान होता है हमारा, तो वहाँ पे हम फाइकस और पाम्स वगैरह लगा सकते हैं। ये पूरा साल जो है ये आपको ग्रीनरी का इफेक्ट देंगे। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा खुली जगह है, डेरे हैं हमारे पास, ज़री ज़मीनें हैं, तो शहर के गिर्द मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हमें पीपल और बरगद वगैरह जरूर लगाने चाहिए। अच्छा, पीपल और बरगद का तो हम अक्सर नॉवेल्स में भी सुनते थे ना, पीपल की छांव में बैठे या बरगद के दरख्त बहुत पुराने, कहानियां, नगमे, नावल, बहुत कुछ इस पे लिखा गया है। मैं एक दिन ये बात भी कर रही थी कि हम लोगों को नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। किताबें तो पढ़ें, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉवेल से हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो कि शायद हम लोगों ने कभी तस्वुर भी नहीं की होती हैं। नावल एक तरह से ये चीज़ें भी हैं। आयशा, नावल जो है वो हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड भी होता है। वो कहानियाँ फर्जी तो हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जो करैक्टर होते हैं, जो उसकी जुजियात होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो ओरिजिनल होती हैं, वो उस खित्ते की होती हैं। बिल्कुल। तो वो जब नावल की बड़ा या छोटे होने का जब वो कसौटी पे परखा जाता है, तो उसमें यही होता है कि उसमें पूरी तहजीब किस तरह से लेके हैं। तो हमारे यहाँ बहुत कम नावल निगार हैं जिन्होंने इस तरह किया, लेकिन कुछ नावल निगार बहरहाल हैं। मसलन बानो कुदसिया का राजा गिद्ध एक नावल है, तो उसमें काफूर का एक दरख्त है जिसको उन्होंने मेंशन किया है। हालांकि हम आज तक काफूर सुनते आए थे, लेकिन अगर आप बागे जिनाब में जाएं और मेन गेट एंट्रेंस जो है उसके राइट साइड पे जो लॉन है उसमें थोड़ा सा आगे जाएं
तो वो काफूर का दरख्त वहाँ पे ओरिजिनली है। अच्छा हाँ, यही बात मैं भी कहने वाली थी कि आपने जो बानो कुदसिया साहिबा की नावल का जिक्र किया, उसमें बागे जिना की वो जो खूबसूरती है, जो दरख्तों की कितारें हैं और जो वहाँ पे एक माहौल है, उसको इतना एक्सप्लेन किया है कि जब आप जाते हैं वहाँ आपको वो एक फ़ील आना शुरू हो जाती है कि अच्छा मैंने नावल में भी ऐसे पढ़ा था, इन्हीं दरख्तों का जिक्र था, इन्हीं पौधों का जिक्र था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि नावल्स भी आप पढ़ें, ताकि आपको अक्सर बहुत सी चीज़ों का इनके ज़रिए इल्म होता है। हम बहरहाल अभी तो पौधों की बात कर रहे हैं, दरख्तों की बात कर रहे हैं, तो ये एक हिस्सा है उसका। हिस्सा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं वो भी इसी तरह से रिकॉर्ड पे लेके आते हैं चीज़ें। उनके नावल्स जो मकामी मौज़ूआत पे हैं, जी जी, तो उनमें सहरा के जब वो जिक्र करते हैं तो सहरा के पौधों का भी जिक्र कर देते हैं। अगर वो शुमाली इलाका जो अब गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे जाते हैं तो वो भी पौधे और जो उसकी ग्रीनरी है उसको रिकॉर्ड पे ले आते हैं। तो ये चीज़ें हम अदब का एक हिस्सा रही हैं। ये सफ़रनामे, ये नॉवेल्स, ये कहानियाँ, ये ज़िंदगी में इनकी अफादियत इसी वजह से, अफादियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा अशरफ साहब, हम बात करें, आपने भी बात की इंडोर प्लांट्स की। इंडोर प्लांट्स को क्या आप घर के बाहर लगा सकते हैं? क्योंकि इंडोर प्लांट्स के बारे में नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनको धूप भी कम चाहिए होती है, उनको मतलब बाहर वाली हवा भी उस तरह नहीं चाहिए होती है। तो क्या अगर हम बाहर रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं? उसमें से कुछ इंडोर जो प्लांट्स हैं उसमें जैसे आपने कहा साया की एक मिकदार ख़ास होती है। इसी तरह धूप डायरेक्ट पड़नी है या शेड में लेनी है या बिल्कुल नहीं पड़नी, ये भी कुछ पौधों की कैटेगरीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मनी प्लांट है, उसको आप बाहर नहीं रख सकते, डायरेक्ट उस पे सूरज नहीं आ सकता, वो डायरेक्ट आएगा वो मर जाएगा। इसी तरह सर्दियों में भी मनी प्लांट को आप सर्दी में रखेंगे वो मर जाएगा, उसके पत्ते पीले होके गिर जाएंगे। तो इसे एक खास कंडीशन में हर पौधे की होती है, उसे उसमें रखना पड़ता है। अच्छा, फिर ही हम उसका मतलब है कि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस पौधे को किस आबो हवा में रखा जाए, किस एयर कंडीशन में रखा जाए तो वो ग्रो करेगा। जी ऐसे ही मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने 2 साल पहले स्टीविया के प्लांट्स कुछ मंगवाए। स्टीविया चीनी से 200 गुना मीठा उसका पत्ता होता है। तो वो अभी पाकिस्तान में कुछ लोगों के इल्म में है, कुछ उसकी काश्त के तरीके और आजमाइशें कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे अभी नहीं आया। तो मैंने वो पौधे मंगवाए 30, खासे महंगे मुझे पड़े। उन दिनों तजर्बाती तौर पे सारा कुछ हो रहा था। और फिर उसके पत्ता मैंने टेस्ट भी किया। अच्छा। वो वाकईतन चीनी से मीठा है। अच्छा, और एक मीठे के साथ मुख्तलिफ तरह का कोई टेस्ट भी हो सकता है ना, कि नागवार टेस्ट हो, उसका टेस्ट ऐसा नहीं, तुरशी हो सकती है या तलखी हो सकती है मीठे के साथ। उस पत्ते के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो ऐसा पत्ता है कि उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसकी चाय में आप जैसे पत्ती डालते हैं उसी तरह से उसके पत्ते या पाउडर को शामिल करें तो पका सकते हैं, तो वो मीठा हो जाएगा। ये भी देखिए और ऑर्गेनिक कैसे काम है, हम लोगों को ऐसी चीजों का पता भी नहीं होता। ऑर्गेनिक है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है उस मीठे के। अच्छा, यानी शुगर वाले जो लोग हैं वो भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे क्या काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है उसका मैं आपको बता रहा था। टेम्परेचर का जो इशू आया, उसका टेम्परेचर का इशू आया कि वो मैक्सिमम 26 सेंटीग्रेड तक वो सरवाइव कर सकता है, इससे ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन हमारा तो टेम्परेचर बहुत, हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर मैंने अमेरिका से उसके कुछ बीज मंगवाए। अच्छा, वो भी यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सके। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद और मरी के एरियाज जो हैं वहाँ पे तजर्बाती तौर पे इसे काश्त किया और वो कामयाब हुए हैं वहाँ पे। अगरचे ये बड़ी महदूद अभी सतह पे वो काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ बहुत सी गुंजाइश टेम्परेचर के हिसाब से मौजूद है। घरों में पौधे लगाने की जो मामला है वहाँ पे भी यही है कि टेम्परेचर आप कितना देते हैं, आपके घर में शेड कितना है, सन की डायरेक्ट लाइट कितनी आती है। टेम्परेचर की बात करें हम, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का टेम्परेचर तो गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कि यहाँ पे गर्मी भी एकदम से शिद्दत से आती है और सर्दी भी या तो आती नहीं, और जब आती है तो बहुत शिद्दत से आती है। ऐसे कौन से पौधे या दरख्त लगाने चाहिए जो आपके टेम्परेचर की को एब्जॉर्ब कर सकें, एक तो जो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें और साथ ही साथ आपके माहौल को भी साफ कर सकें? अच्छा, जो हमारे पास गर्मी बढ़ी है और जो टेम्परेचर में तब्दीली आई है, ये बुनियादी तौर पर कार्बन की मिकदार जो है उसके बढ़ने से, ये इससे हमारी ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो बढ़ी हैं। और फिर इफेक्ट आया कि हमें शिद्दत महसूस होती है, तपिश महसूस होती है, वो गैसें बाहर नहीं निकल सकती कुर्रे अर्ज से या एक ख़ास माहौल के दायरे से। उसको कूल करने के लिए कुदरत का एक निज़ाम है, जो बड़े दरख्त हैं। अब हो ये रहा है कि पिछले कई साल से, कमोबेश 20 साल मुझे देखते हुए लाहौर में प्लांटेशन का जो स्टाइल है वो तब्दील हुआ।
अच्छा। और कराची में भी ऐसे हुआ। कराची में नीम वगैरह या ऐसे जो बड़े दरख्त थे उनको बेदर्दी से काटा गया, बिल्कुल, और वहाँ पे कोनो लगाया गया। अब कोनो जो है वो जल्दी ग्रो कर जाता है, उसको आप काट के बड़ी खूबसूरत शक्ल ढाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो अफादियत है कार्बन के हवाले से वो नहीं है। अच्छा, वो कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो साथ ही फिजा में ऐसे ही चीजें छोड़ता है जिससे सांस की बीमारी हो सकती है। वो पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अच्छा, तो वाटर टेबल जो है वो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो लोग नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, उन्होंने चूंकि अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अट्रैक्ट करना होता है फौरी तौर पे जी। तो बजाय इसके कि वो 2-4 साल सब्र करके एक अच्छे कोई ऐसा प्लांटेशन पौधा करवाएं लगाएं जो कि वाकई फायदेमंद भी हो, वो ऐसे पौधे लगाते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर उनकी पूरी स्कीम को ग्रीन कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब उसके लिए कोनो आइडियल उन्हें मिला, वो लगा के फटाफट ग्रीन हो जाती है। लोग आके देखते हैं कि ये तो प्लांटेशन ठीक है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, वो वहाँ पे घर ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं। इससे इफेक्ट हुआ जितनी मतलब बाद में मसाइल बनी। जो हैं वो बाद में नजर आते हैं। असल में लोग एकदम से पहले देखते हैं कि अच्छा ये इलाका ग्रीन है, हम यहाँ पर आ जाएं। ये पता नहीं होता कि यहाँ पे असल में दरख्त कौन से लगे हैं जो कि आपकी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को भी कम कर रहे हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि दरख्त और पौधे हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर दरख्त या पौधा लगा रहे हैं तो उसके टेम्परेचर या उसका जो जिस आबो हवा में वो ग्रो करता है उस हवाले से नॉलेज हम ज़रूर रखें। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अच्छी सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमें इस पे जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है। आप चल फिर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी तकलीफ़ों या छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और अपनी उन तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके अपने ज़हनी तौर पर वो इतने मजबूत होते हैं कि अपनी माजूरी या कमी को अपने रास्ते में आने नहीं देते हैं, अपनी कामयाबी की राह में रुकावट बनने नहीं देते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी, एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपनी जिस्मानी किसी भी तकलीफ़ या माजूरी को बिल्कुल भी अपने रास्ते में आने नहीं दिया, और वो बड़े ज़बरदस्त से व्लॉगर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मतीन। अस्सलाम वालेकुम मतीन, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मतीन, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं आजकल पहले तो आपको बताता चलूँ, मेरा जो रियल नेम मतीन है, जो मेरा निक नेम है, जो शोबिस नेम है, वो है जी मालू डिसेंट फौरी तौर पर। अच्छा, मालू डिसेंट फौरी तौर पर। फौरी तौर पर, ये क्या हुआ नाम? फौरी तौर पर, फौरी तौर पर? जी जी, फौरी तौर पर हैशटैग है मेरा। अच्छा, हर किसी का अपना एक हैशटैग होता है, तो मेरा हैशटैग है जी फौरी तौर पर। आपके हर काम फौरी तौर पर कर लेते जी, हैं? मैं हर काम फौरी तौर पर करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर मतीन, कैसे आपने ये व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की? क्या शौक क्या था आपको? शौक मुझे तो था रैपर बनने का, जो कि मैं हूँ, और मैं माशाल्लाह पाकिस्तान का फर्स्ट स्पेशल पर्सन रैपर हूँ। इसके अलावा मैं व्लॉगर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ। अच्छा, ये बात भी बताना ज़रूरी था कि मतीन रैपर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त है। इनको एक लाइन आपको ही दे दें तो मतीन उसी वक्त आपको कुछ भी एक ज़बरदस्त सा रैप सुना सकते हैं, वो सुनेंगे भी मतीन से। लेकिन अभी मतीन से उनके हवाले से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मतीन, ये शौक़ का आगाज़ कब से हुआ? मतलब ये रैप कोई इतना आसान काम तो नहीं है, और ख़ास तौर पे इसमें जो आपको एक्सप्रेशन डालने पड़ते हैं, वो कहते हैं ऐसे हाथों की मूवमेंट देनी पड़ती है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। कैसे आपने किया ये? रैप का शौक मुझे आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मेरे अंदर शौक पैदा हुआ था। मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखता था रैप सॉन्ग की, और फिर उसके बाद मैंने सोचा ये मैं खुद कर सकता हूँ, और मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। लिख के मैंने अपना फर्स्ट जो सॉन्ग है उसका नाम भी फौरी तौर पर है, वो मैंने फौरी तौर पर लिख के उसको फौरी तौर पर उसको रिलीज़ किया, और उसके बाद ऐसे आगे आगे फिर मैं लिखता गया। अब मेरा एक और न्यू सॉन्ग आने वाला है, बस इसी महीने दिसंबर के एंड में आ जाएगा। अच्छा, तो वो भी आप देखिएगा। तो फिर फौरी तौर पे हमें भी कोई रैप सुनाए? हाँ जी, मैं फौरी तौर पर आपको अपना रैप सुना देता हूँ, जो मेरा अपना कंपोज किया हुआ है, वो भी सुनाता हूँ। ये मालू डिसेंट आ गया फौरी तौर पर, मार्केट ਵਿੱਚ ਚਾ ਗਿਆ फौरी तौर पर, वैन ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਂ फौरी तौर पर, सच दस गाय गीतां चों फौरी तौर पर, ये हैगी है मेरी वाली फौरी तौर पर, ये तक गई है दुनिया सारी फौरी तौर पर। इको पैर उते इंडस्ट्री हिलाई, 10वीं चों फिर सी छੱਡ की पढ़ाई की कराई सारी खूਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫਸਾਈ, ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਨਗਾਈ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ ਕਮਾਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੈਪ ਬਣਾਇਆ,
ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲਾ ਹੋਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹਵੇਲੀ ਚ ਹੁਣ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਗੇਮ ਗੋਵਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਗੋਵਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ और ये सारी गेम और ये मधु भी संचाएगा फौरी तौर पर मार्केट में छाएगा फौरी तौर पर बीट अपनी सुनाएगा फौरी तौर पर जमाने को नचाएगा फौरी तौर पर जगह अपनी बनाएगा फौरी तौर पर ये फौरी तौर पर। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त मतीन, बहुत अच्छा आपने रैप गाया। और पता नहीं आप याद भी कैसे कर लेते हैं, मैं तो सुन के मेरे तो सर से गुजरा था कि अच्छा ये क्या फौरी तौर पर आगे क्या अच्छा चलें। अच्छा ये बताएं मतीन, घर वालों की सपोर्ट कैसी थी? उन्होंने क्या कहा कि जब आपने ये काम शुरू किया कि नहीं ये करना है या नहीं करना? जी जी, घर वालों की सपोर्ट तो मुझे शुरू में तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल की जानिब जाता गया और लोग मुझे जानते गए तो अब माशाल्लाह घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मतलब उनको ये आइडिया हो गया कि अच्छा नहीं ये बच्चे में पोटेंशियल है, इसने करना है, इसने इसी लाइन पे चलना है, तो चलो ठीक है हम भी इसको सपोर्ट करें। जी ऐसे है। अच्छा मतीन, सोशल मीडिया पे आपको कैसा रिस्पांस आता है? सोशल मीडिया पे तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि आप देखें एक स्पेशल होने के बावजूद आप इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें वैसे तो अपने हर टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो हमारे इसमें स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ख़ास तौर पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनको आगे आने का मौका मिले, वो भी अपनी एक जगह बनाए, अपना एक नाम एक मुकाम बना सकें। ये बहुत ज़रूरी है। एक फैमिली की सपोर्ट और एक सोसाइटी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो मतीन कभी टीवी से कोई ऑफ़र आई कि अच्छा चलें आप हमारे लिए कोई रैप बनाएं, या किसी तरफ से कोई ऐसा आया रिस्पांस? जी एक दो चैनल से रिस्पांस आया भी है और मैंने 2-3 शोज में इंटरव्यूज दिए हुए हैं और तीसरा माशाल्लाह आपने भी आ गया है, तो ऐसे ही आगे इंशाल्लाह मुझे आई होप के काफ़ी लोग बुलाएंगे। इंशाल्लाह मंजिल आसान, रास्ते आसान होंगे तो मंजिल मिलना भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मतीन कुछ और भी सुनाएं ज़रा हमारे नाज़रीन को। आपने इतना ज़बरदस्त रैप सुनाया था, मैं तो खैर बस कोशिश करती रही कहाँ से पकड़ूँ कुछ और सुनाएं। जी मैं आपको कुछ और अपना जो हमारे कुछ लड़के हैं, मैंने रावलपिंडी के मेरे कुछ दोस्त हैं उनका एक रैप आया था रिसेंटली, तो वो उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਰਾਮ ਟੋਪੀਆਂ ਕਰੋਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋਂਗੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸੁਣੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ਾਨ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਕਰੀ ਵੰਗ ਮੋਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆਹੀ ਯਾ ਜੋਗੀ ਸਖਤੀ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मदीन, अगर आपको मतलब अब आपने अपने नाम के साथ फौरी तौर पर लगाया हुआ है, अगर आपको कोई भी चीज़ मैं बताऊं कि अच्छा पेन किताब या किसी चीज़ पे रैप बनाएं, आप वो फौरी तौर पे बना लेंगे? फौरी तौर पे बना लूंगा। चलें खैर है। अच्छा मदीन ये बताएं कि अभी आप ये काम शौक से करते हैं, इसके अलावा क्या आपका इंटरेस्ट है? इसके अलावा मैं एक अपना जो व्लॉगिंग की फील्ड है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ और मेरा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है यही मालू गिसन फौरी तौर पर, उसके ऊपर मेरे रैप सॉन्ग्स भी हैं और व्लॉग्स वीडियोस भी हैं और उसके बाद जो व्लॉग को मैं पूरा शूट करता हूँ, शूट करने के बाद के साथ शूट करते हैं? नहीं फिलहाल जो कैमरा होता है मैं इसी मोबाइल से शूट करता हूँ। अच्छा, अपने मोबाइल से शूट करने के बाद उसके बाद उसको खुद एडिट करता हूँ, वीडियो जो होती है एडिट करके फिर उसको मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। अच्छा, और लोग उसको पसंद करते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी रैपर अब तो दिन ब दिन पैदा होते जा रहे हैं, नए नए रैपर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर अभी सॉन्ग्स देखते हैं उसमें भी रैपर्स आते हैं, तो मतलब पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं था पहले कभी ये रैप सॉन्ग्स का, लेकिन अब कुछ अर्से में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में आ गया है। ऐसे ही है, पाकिस्तान में जो हिप हॉप की जो फील्ड है इधर इसको पहले सपोर्ट नहीं था किया जाता, लेकिन अब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हो रहे हैं। अब जो हिप हॉप की फील्ड है इसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि हम भी इसकी तरफ आएँ उनके अंदर भी एक शौक पैदा हो रहा है और मुझे देख के भी जो दूसरे स्पेशल पर्सन हैं उनके अंदर भी शौक पैदा होगा। आई होप कि वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किसी के लिए रहनुमाई बन जाएं, आप किसी के लिए एक रोशनी बन जाएं ताकि लोग आपको देख के कुछ सीखें, लोग आपको देख के अपना एक रास्ता जो है वो बना लें। तो आप लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं कि आप लोगों को ये दिखाते हैं कि अच्छा देखें अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों का मतलब जैसे स्पेशल पर्सन्स का आपको रिस्पॉन्स आता है कि भाई आपने ऐसा किया है, हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। जी स्पेशल पर्सन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको मैंने डिसेबिलिटी नहीं समझा, उसको मैंने
अपने जो माइंड है उसके ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन मैं डिसेबल जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कहता नहीं, मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्पेशलिटी इतनी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं कि मैं मुझे वो नॉर्मल चीज़ें तो नॉर्मल लोग तो कर ही नहीं सकते। जी जी ऐसे ही है, मुझे फील ही नहीं होता। और उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना सोशल अकाउंट्स, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपने अकाउंट्स बनाएं, उनके ऊपर आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, वो आप उनको उनकी एक वीडियो बना के अपने अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर फेम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे स्पेशल लोग हैं जो कि अपनी किसी भी कमी को या डिसेबिलिटी को नज़रअंदाज करके अपने जो बाकी एबिलिटीज़ हैं उनको सामने लाना चाहते हैं, उन पे फोकस करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और बस हर वक्त ये रोना रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हालांकि ये कोशिश आपने खुद करनी होती है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपके पास जितनी मर्जी एबिलिटीज़ हों, जितने मर्जी सोर्सेज हों, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मतीन, इस पर एक सवाल, मैं रिसोर्सेज की बात कर रही थी, तो इस पर आपने जब ये स्टार्ट किया और अब आप जिस मुकाम पर हैं, आपका जो सपोर्ट सिस्टम था वो कितना था? क्योंकि हम घर वालों की तो सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप बताइएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कभी ज़रूरत पड़ी आपको? फाइनेंशियल सपोर्ट की तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा मुझे पड़ी है और अभी भी ज़रूरत है। लेकिन फाइनेंशियल मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ, अभी मुझे फाइनेंशियल किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं है। अभी ना ही कोई मुझे स्पॉन्सर मिल रहा है, ना ही कोई मुझे पे करता है, ना ही कोई मुझे अपने पास बुलाता है। जो कोई बुलाता है वो कहता है भैया आप पहले अपना काम दिखाओ, फिर हम सोचेंगे आपको बुलाना है या नहीं बुलाना। तो फाइनेंशियली तो अभी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। मैं अपने जो एक्सपेंस है, मैं एक जॉब करता हूँ एक निजी कंपनी में, तो उसके बाद उसके जो सैलरी के कुछ एक्सपेंस होते हैं उसको मैं निकाल कर अपना जो है फाइनेंशियली वो पूरा करता हूँ। अच्छा, चलें हम दुआ करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें आसान हों, क्योंकि वही बात मैं कर रही थी कि अपनी एबिलिटीज़ को अब आगे लेकर आना ये एक बहुत बड़ी मेहनत होती है कि आप में अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को नज़रअंदाज करके जो आपके अंदर चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप आगे लेकर आएँ। मतीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में लाए, बड़ा ज़बरदस्त सा रैप भी आपने हमें सुनाया था। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम पर कि हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हमारा चेहरा अच्छा है, हमारे दांत सलामत हैं। और दांतों की मैं बात कर रही हूँ तो दांत अगर हम कहें कि अल्लाह की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह आंखों की रोशनी ज़रूरी है, उसी तरह मुंह के दांत भी बहुत ज़रूरी हैं। और दांतों में ज़रा से कोई तकलीफ़ निकल आए तो हम सर से, वो कहते हैं हमारा पूरा वजूद हिल जाता है, वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बुरी होती है। तो दांतों की सलामती के लिए और उनकी देखभाल के लिए हमें बहुत सी एहतियातें करनी पड़ती हैं। हालांकि अब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स जिस तरह की हो चुकी हैं, मीठा हम खाते हैं, ये सोचे समझे बगैर खाते हैं कि इससे दांतों पे क्या असर पड़ेगा, या हमारी ब्लड शुगर भी बढ़ सकती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम दांतों के मामले में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम में डॉक्टर अमार हैं, डेंटिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, दांतों की देखभाल के हवाले से मैंने तो एक इंट्रो में लंबा चौड़ा एक लेक्चर दे दिया है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है और क्या देखभाल होनी चाहिए? जी, दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। हमारा मुंह जो है, ओरल कैविटी, ये हमारी स्टमक में हमारी बॉडी का गेटवे है। अगर हमारे दांत ख़राब होंगे उससे हमारी डाइजेशन ख़राब होगी, जिससे डाइजेशन से हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी और मल्टीपल डिजीज़ और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेटेस्ट जो हमारी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट की रिसर्च है, उसमें ये कि दांत खराब होने से दिल के अमराज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों में, मुंह में ऐसी बैक्टीरियाज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल के अमराज को बढ़ाने में खातिरखा रोल अदा करती हैं। हमारा ये वाला जो पूरा पोर्शन है, हमारा फेस, हमारा ब्रेन और हमारा दिल, वो आपस में कनेक्टेड है। ऑब्वियसली जी, हमारा सारा जिस्म, वो तो पूरा जिस्म है, लेकिन असल में ये चीज़ें एक दूसरे को डायरेक्ट किसी भी चीज़ में इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगला आपका सवाल ये था कि जी हम इसमें किस तरह से इसको सफाई रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जी, ब्रशिंग हम सारे करते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा
अगर हम कर लें तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। डेंटल फ्लॉस जो धागे का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कौम काफ़ी उसमें इग्नोर करती है इस चीज़ को। अगर हम डेंटल फ्लॉस की अपनी हैबिट बना लें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग काफ़ी सारी बीमारियों से, कीड़ा लगने से बच सकते हैं। अच्छा। और साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि डेंटिस्ट इतने भी महंगे नहीं है कि एक दफ़ा भी साल में नहीं है। आम कॉन्सेप्ट यही है कि डेंटिस्ट पाकिस्तान में सबसे महंगे हैं। एक्चुअली डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें, सारी जो हमारी आप समझ लें कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में सवाए इंस्ट्रूमेंट्स के कोई भी हमारी मटेरियल्स नहीं बनते, इसलिए हमें जो कुछ भी मंगवाना पड़ता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। और व्हेनेवर द डॉलर शूट्स अप हमारी हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो तो वैसे ही हर चीज़ महंगी हो गई है, जब से डॉलर का इतना ऊंचा उड़ान गई है तब से हर चीज़ ही महंगी है। तो डॉक्टर साहब, दांतों की खराबी की पहली अलामत क्या होती हैं? मतलब ठीक है, एक तो कैविटी अलग चीज़ है, कीड़ा लगना अलग चीज़ है, और भी कई चीज़ें हैं, तो पहली अलामत आप जिसे अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हैं? मैं तो कहूँगा जिस के मुंह में खाना फंसने लग गया है, यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट। खाना फंसने का मतलब ये है कि जो आपके गम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं, वो रिसीड कर गए, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो दांतों के दरमियान खाली जगहें बन रही हैं जहाँ के अंदर खाना फंस रहा है। हम तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब हमारे दांतों में तकलीफ शुरू हो गई होती है, जब हमें दर्द असल में शुरू होता है। एग्जैक्टली, जब हमें दर्द शुरू हो गया होता है। तो दर्द तब शुरू होता है जब हमारे दांत का एटलीस्ट 50% ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो गया और दांत के अंदर जो लिविंग पोर्शन है, जिसे हम पल्प कहते हैं या मांस कहते हैं, वो इन्फेक्ट हो चुका होता है। तो देन द ओनली सोल्यूशन आउट इज़ अ रूट कैनाल। और अगर हम पहले चले जाएं तो मे बी सफाई करने से, सिर्फ फिलिंग होने से हमारा दांत सेफ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मतलब किस एज में दांतों की तकलीफ अब ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गई है? क्योंकि हम बच्चों में भी ये चीज़ें देख रहे हैं, दांतों में कीड़ा लगना या कैविटी होना। किस एज में हमारा, क्योंकि मैं बात कर रही थी हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं, तो उस लिहाज से अब यहाँ पर क्या रेशियो है? हमारे पास पहले ओल्ड एज के पेशेंट ज़्यादा होते थे, लेकिन ये रिसेंट फ्रॉम द लास्ट 5 years हमारे पास जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा कैरीज रेट हो चुका हुआ है। और जो इस वक्त 20 to 30 years वाली जो जनरेशन है वो हमारे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। कीड़ा लगने के हिसाब से बच्चे 10 साल 15 साल वाली उम्र या फिर 30-40 years वाली उम्र। ओल्ड एज और जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके दांत माशाल्लाह बेहतर है हमारी इस जनरेशन से। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। अनदर फैक्टर जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो टेढ़े दांतों के साथ आते हैं और वो ऑब्वियसली यंग एज में प्रेजेंट करते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में कीड़ा लगना एक आम सी बीमारी बन गई हुई है। जी बिल्कुल। कीड़ा कब जाके खतरनाक होता है? कीड़ा जी जब लगेगा वो खतरनाक अच्छा है। वो मतलब जब लग गया तो खतरनाक भी खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसको साफ नहीं करवाएंगे तो ये आपके दांत को खाता चला जाएगा। और अगर इतनी छोटी एज में वो कीड़ा साफ करवाना शुरू करेंगे तो वो दांत इफेक्ट नहीं होगा उससे? मतलब दांत को हम दोबारा फिल कर देते हैं, दांत को हम एक और मटेरियल से दोबारा बना देते हैं और वो आपकी पेन दोबारा नहीं होती। अच्छा, रूट कनाल कब जरूरी हो जाता है? जब दांत में पेन शुरू हो गई है। अच्छा, और उससे पहले अगर पेन नहीं हो रही तो अगर पेन नहीं हो रही तो उसी दांत की हम फिलिंग कर देंगे और ये दांत आपका सेफ हो जाएगा। बेसिकली रूट कनाल एक एंड प्रोसीजर है, आप वो हम ना चाहते हुए मजबूरी में करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट को तकलीफ है तो ओनली ऑप्शन इसका या तो हम दांत को निकाल दें या फिर उसको रूट कनाल कर दें, तो ऑब्वियसली सेविंग अ टूथ इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, अगर दांत अगर निकल जाए तो फिर उसके बाद अक्सर, क्योंकि मेरा एक मसला हुआ था, तो वो कहते हैं कि जी हम आपके साइड के दांतों को भी वो ग्राइंड करेंगे, फिर उसके बाद एक ब्रिज बनाएंगे, तो आपके 3 दांत इसमें जाएंगे तो जाके वो ब्रिज बनेगा 3 दांतों का। मैंने कहा ये इसका मतलब मेरे तो पूरे मुंह से दांत आप निकाल रहे हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर एक दांत खराब है तो उसके आसपास के दांतों को भी ग्राइंड करके तो फिर वो ब्रिज 3 दांतों का बना के लगाते हैं? हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये ब्रिज की, ये भी है, लेकिन ये जो चीपर ऑप्शन है, ये कम महंगी ऑप्शन है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन है इम्प्लांट की। इम्प्लांट में हम ये करते हैं कि टाइटेनियम का एक स्क्रू हमारे पास होता है जो कि हम बोन के अंदर प्लेस कर देते हैं जहाँ पे रूट होती है हमारे दांत की। नहीं होता? जितने आपके दांत निकालने की तकलीफ है उतनी ही पेन होती है इसमें, उससे बल्कि उससे कम ही पेन होती है। और ऑब्वियसली हमने सुन करके जी करना, नाम किए बगैर तो हम नहीं दांत करेंगे प्रोसीजर। कि फिर पता चल रहा हो कि सुन के बगैर दांत नहीं, वो बिल्कुल सुन करके हम करेंगे, तो उसमें पेनफुल नहीं होता। देखिए ब्रिज अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, उसको रीज़न ये कि जब हम 2 दांतों को ग्राइंड करते हैं, उनको रूट कनाल करते हैं, तो दे ऑलरेडी वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। और
यंग एज में किसी ने 20 साल में करवाया तो 20 साल बाद उसके वो दांत भी ज़ाया हो गए, कुछ 6 दांतों पे एक ब्रिज लगाना पड़ जाता है। इम्प्लांट में ये हमारा होता है कि हम सिर्फ उसी जगह पे एक ये टाइटेनियम का हम एक स्क्रू अंदर लगाते हैं और फिर इसके ऊपर हम दांत लगा देते हैं, जिससे कि आपके जो साथ वाले नेचुरल टीथ्स हैं उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। और मेरी क्योंकि स्पेशलाइजेशन इम्प्लांट्स में है इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इंटरनेशनली भी अब इम्प्लांट्स की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस है। अच्छा, मतलब अगर आपके दांत निकल चुका है तो आप इम्प्लांट करवा लें बजाय इसके कि आप आसपास के दांतों को ग्राइंड करके और एक ब्रिज बनाएं, वो ज्यादा नुकसानदेह है बाकी दांतों के लिए। बिल्कुल देखिए आपके बिल्कुल नेचुरल टीथ्स हैं जिनको आप सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर अब 2 दांतों को सेक्रीफाइस करके एक दांत लगवा रहे हैं। ऐसे ही तो मैं इसमें और दांत वो आपका कुदरती सरमाया है जो एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। बेशक। अच्छा, दांतों की अगर हम डेली केयर की बात करें, आपने कहा कि मतलब रोजाना 2 टाइम टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी करना चाहिए और माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश दिन में कितनी मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए? जी 3 टाइम्स हम कर सकते हैं। माउथ वॉश, हर माउथ वॉश के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इट्स जस्ट लाइक एंटीबैक्टीरियल एक सोल्यूशन है जो कि हम मुंह के अंदर फेरते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं ठीक तरह पहुँच पाता या उसकी ठीक तरह सफाई नहीं हो पाती। अगर वो लिक्विड हम जो एक सोल्यूशन बना के इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह अपने मसूड़ों में से उसको फेरते हैं तो वो उस जगह पे कोई ना कोई क्लिनजिंग हो जाती है। तो ये माउथ वॉश का फ़ायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉमन सिचुएशन है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कि ख़वातीन जब एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनको मोस्टली दांतों की तकलीफ निकलती है। एक तो ऐसा क्यों होता है, और जब ये जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, क्या इसमें दांतों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते? तकलीफ़ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारे गम्स स्वेल कर जाते हैं और जिन स्वेलिंग के बायस दांतों में ज़्यादा खाना फंसने लग जाता है और जो छोटी सी कीड़ा लगा हुआ हो वो बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाता है। ये सारे हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि रीज़न बनती हैं इंक्रीज़ इन द डेंटल डिजीज़। हम इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 1 to 3rd मंथ, फिर 4 to 6 मंथ्स। ये जो 2nd ट्राइमेस्टर है जी हमारा सेफ पीरियड होता है। इसमें हम कुछ अद्वियात यूज़ करके मिनिमम, और वो भी कुछ हमारी रिकमेंडेड है जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज़ करवा सकते हैं, वो यूज़ करके हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम मिनिमम इलाज करें, हम कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान मरीज़ को मेडिसिन दें। मतलब उसमें अगर दांतों का रूट कनाल होना है तो वो नहीं हो सकता? रूट कनाल हो सकता है। अच्छा। रूट कनाल हो सकता है लेकिन बड़ी कोई प्रोसीजर जिस तरह कि कोई खुदा खासा दांत निकालना पड़ जाए या कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो, वो हम जरा अवॉइड करते हैं क्योंकि हम उनको पेन किलर्स नहीं दे सकते। अच्छा, मतलब पेन किलर्स नहीं, पेन किलर्स में सिर्फ दांतों की तकलीफ तो होती भी ऐसी है कि उसमें पेन किलर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं और लोगों को कुछ ऐसी टिप्स भी दे दी हैं कि अगर आप दांतों की तकलीफ का शिकार हैं तो उन टिप्स पे अमल करें, डेली दांत वॉश करें, और अगर दांतों की तकलीफ शुरू हो गई है तो आपके लिए वही अलार्मिंग सिचुएशन है, फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाएं, इलाज करवाएं। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। सर्दियां आ गई हैं और अब हमें हर तरफ फलों की बहार यानी कि सर्दियों के फलों की बहार नज़र आएगी। तो माल्टा एक ऐसा फल है जो कि सर्दियों में हमें हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर दुकान में नज़र आता है। तो आराम से मिल जाने वाला फल भी है, सस्ता हो या महंगा हो, क्योंकि सस्ता महंगा तो बाद में पता चलता है जब रेट बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल माल्टे के फ़वाइद बेतहाशा हैं और सर्दियों के फलों का शहंशाह इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो माल्टे के फ़वाइद क्या हैं और हम जो अपनी रूटीन में इसको बस खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, तो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है? इस हवाले से हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजीन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, माल्टे की दुनिया भर में सैकड़ों किस्म की जो इकसाम है वो पाई जाती हैं। किस किस्म का माल्टा जो है, या हम कहना चाहें अगर कि पाकिस्तान में जो माल्टा पाया जाता है उसकी क्या अफादियत है? देखिए, सिट्रस फ्रूट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बार इस बारे में बात की जा रही है और जब से कोरोना ऑन हुआ है तब से तो बिल्कुल ही सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए इन द सेंस कि दे आर वेरी गुड टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। और पाकिस्तान में जो माल्टा पाया जाता है, एक आम माल्टा भी है, एक वो रेड ब्लड भी है, मौसमी भी आती है, ये तमाम चीज़ें, ग्रेप फ्रूट आता है, ये तमाम चीज़ें जो है दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी।
सही। अच्छा, आपने कहा कि हमारी हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या माल्टे के कोई दीगर फ़वाइद भी हैं? क्योंकि हम विटामिन सी के बारे में बात करते हैं और सबसे बड़ा विटामिन सी का सोर्स ये माल्टा या सिट्रस जो फ्रूट हैं वही हैं। तो माल्टा किस तरह हमारी स्किन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है? यही जो मैंने अभी आपसे इम्यून हेल्थ के बारे में बात की, इम्यूनिटी हमेशा तभी रेज होती है जब आपके विटामिन सी लेवल जो हैं वो वन ऑफ द थिंग्स हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। और माल्टा चूंकि कुदरती एक पैकेट है ऑफ एनर्जी फॉर विटामिन सी, तो इसलिए माल्टे को या सिट्रस फ्रूट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। इवन लेमन भी यूज करने का बहुत कहा जाता है खाबों के अंदर। तो स्किन के लिए आपने देखा होगा कि आजकल जितने सीरम्स वगैरह दस्तयाब हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन सी के विटामिन सी का सीरम है जी, या ये सोप जो है इसमें विटामिन सी है। स्किन ब्लीचिंग इफेक्ट में बड़ा काम आता है विटामिन सी। और जो पिगमेंट जो बन जाता है, प्रीमेच्योर पिगमेंटेशन होती है जो खवातीन की प्रेगनेंसी के दौरान मेलास्मा डेवलप हो जाता है, तो वो काफी हद तक लाइटन हो जाता है अगर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया जाए या ऑरेंजेस खाए जाएं। क्योंकि ऑरेंजेस जब वैसे खाए जाते हैं तो उसके अंदर इतना फाइबर होता है जो कि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम्स है या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, सब चीजों को नीचे लेके आता है। तो आई थिंक कि बजाय के इंसान दवाइयों पर रिजॉर्ट करे जो कि जरूरी है तो ली जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक कुदरती अमल जो है, कुदरती इलाज बहुत नेसेसरी है। और कुदरत आपको अपने फलों और सब्जियों में ये खुद मुहैया करती है जिससे हम फायदा नहीं उठाते। अच्छा डॉक्टर फरजीन, आपने बात की कि जो विटामिन सी या जो कीनू या माल्टा टाइप के जो फ्रूट्स हैं इंटेस्टाइन जो हेल्थ है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जिन बच्चों को इंटेस्टाइन के इशू होते हैं क्या उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हैं? क्योंकि बच्चे अमूमन ये खट्टे फल नहीं खाते हैं, अगर ये फ्रूट इस तरह का है तो क्या उनको भी किसी तरीके से खिलाना चाहिए? नहीं आशा, उसमें तो अब देखें ना, माल्टों की कई इकसाम आ गई हैं जो कि खट्टी नहीं होती। मौसमी एक ऐसा फल है जो कि मीठा ही होता है, मौसमी कभी खट्टी नहीं है। तो ऐसी चीजें जरूर दें। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि दीज आर गुड फॉर अडल्ट्स एवरीवन। आजकल आप देखें कि कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है वो हर प्रोग्राम में मैं उसको एड्रेस कर रही होती हूँ। तो उसमें मैं सबसे पहली चीज कहती हूँ फाइबर। अब फाइबर का मतलब ये नहीं है कि मैं रोटियों की और बाकी चीजों की बात कर रही हूँ, मैं फल की बात कर रही हूँ, मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ। और जब हम फिर जूस पीने पे आते हैं तो हम 3-3 ग्लास जूस के पी जाएंगे। अगर हम फल विद पल्प यूज करें तो ये हमारी इंटेस्टाइन्स की जो ब्रशिंग्स अंदर लगती हैं उसको सफाई भी करता है। अच्छा। और क्या ही अच्छी बात है कि हमें, और प्लस ये कि इंटेस्टाइन्स की सफाई हो तो आपका स्किन निखर के आती है, ये भी आपको पता है। जिन लोगों को इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स है उनकी स्किन भी मांद रहती है, वो खुद भी थके थके रहते हैं। तो ऑल इन ऑल हम इस चीज नतीजे में पहुंचते हैं कि जो फलों का इस्तेमाल है उनकी नेचुरल हालत में वो बहुत नेसेसरी है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट का प्रोसेस चल रहा है वो किसी हद तक उसकी मुरम्मत की जाए और रीजनरेशन की जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत मशहूर जुमला है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो क्या ऐसे फल अगर ज़्यादा मिकदार में खाए जाएं? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कीनू की एक पेटी घर में आ गई है तो बस हम बैठे हैं खाने तो खाते ही जा रहे हैं, क्या इनका कोई नुकसान भी होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए एक्सेस, वही जो आपने पहले ही जुमला कह दिया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो अबाउट दिन में 2-3 अगर आप खा लें तो ठीक है। किन्नू जो है, किन्नू के अंदर थोड़ी सी एसिडिटी ज्यादा होती है, तो वो लोग, जिन लोगों को गला खराब की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे लोग नींबू भी नहीं ले सकते, ग्रेप फ्रूट नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के लिए मौसमी बेस्ट है। तो जो एक्सेस करेंगे वो ये भी हो सकता है कि आपको एस्थमा ट्रिगर हो जाए, बजाय कि आप उसको ठीक कर रहे हैं, आपने कोल्ड और फ्लू को कम करना है, वो एलर्जी से ही ऑन हो जाता है कि आपकी इम्यून सिस्टम तो अभी काम नहीं करना शुरू हुआ लेकिन आप एलर्जिक हो गए, गला खराब हो गया। ये चीजें बहुत रखती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं कहती हूँ कि आप लीमू इस्तेमाल करें कावे में तो वो फिर उसकी इंतहा ही कर देते हैं आशा। जब इंतहा करते हैं तो फिर गला खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज, एवरीथिंग हैज टू बी यूज्ड इन मॉडरेशन। और एक टाइम भी मैं आपको बता दूं, टू हैव सिट्रस फ्रूट्स इज इम्पोर्टेंट कि आप 4 बजे से पहले दिन के वक्त जो है आप जो अपना सिट्रस फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर लें। मतलब सूरज ढलने से पहले सिट्रस फ्रूट जो हैं वो उनको खाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, दिन ढलने से पहले, क्योंकि ये है कि एक रात का जो है अमल, उसमें एक, क्योंकि आजकल ठंडक भी है, खुश्की भी है, स्मॉग भी है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एलर्जीज को ऐड अप कर रही हैं। तो अगर हम इसके अंदर ये चीज भी डाल देंगे तो देन कई लोग किन्नू माल्टे खा के सो जाते हैं, गले में उसका रस लगा रह जाता है। दैट्स रॉन्ग।
यू नीड टू ब्रश योर टीथ, यू नीड टू गागल। और खाने, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि शाम से पहले जो आपने खाना खाना है, फल खाना है, प्लीज वो खा लें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ अभी आपने एसिडिटी की बात की थी। हम अक्सर देखते हैं कि जो खवातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनमें एसिडिटी का मसला ज़्यादा हो जाता है, तो क्या ये सिट्रस फ्रूट जो हैं या ये कीनू माल्टा टाइप के फ्रूट वो खा सकती हैं? क्योंकि वही बात आ जाती है कि सिट्रस की वजह से अक्सर लोगों को एसिडिटी का मसला भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसमें आयशा ये है कि ऐसे लोग ना फिर और फलों को साथ मिला लें जो कि मीठे होते हैं, या अगर ऑरेंज जूस निकालें तो उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसके अंदर हनी मिला के उस ऑरेंज जूस को उसमें शामिल कर दें। अच्छा। और अगर एसिडिटी फिर भी बढ़ रही है और ज्यादा हो रही है, और वही जो हम बार बार मौसमी का नाम ले रहे हैं उसके फल खाने से भी हो रही है, तो फिर उसको कुछ अरसा आप छोड़ दें और फ्रूट्स हैं, आप और फ्रूट्स को यूज कर लें। और उसके बाद जब आपकी एसिडिटी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी खवातीन के बच्चे के प्रेशर की वजह से मैदा जो है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, ऐसा ही है। वेरी केयरफुल कि जो चीजें प्रॉब्लम कर रही है, देखिए वन थिंग डज नॉट सूट ऑल। जो चीज मुझे सूट करेगी जरूरी नहीं कि आपको सूट करे। तो अगर आपकी बॉडी आपसे टॉक बैक कर रही है कि प्लीज ये मत खाएं, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि मुझे एसिडिटी है, या मुझे ठंड लगती है, या बुखार हो जाता है, या गला खराब हो जाता है, देन यू लीव इट, देन यू डोंट पुश इट टू मच। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुबह खाली पेट अगर हम लीमू वाला पानी पिएं तो उससे वेट लॉस होता है, या कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि सुबह खाली पेट हम अगर जूस पिएंगे तो वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये कॉन्सेप्ट भी ज़रा क्लियर कर दें कि क्या खाली पेट अगर हम कीनू माल्टे या इस तरह का कोई जूस पीते हैं तो वो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल था कि लेमन और वाटर जो है, जी, तो जी। लेमन, हनी और साथ में सिनेमन अगर यूज किया जाए तो दैट इज डेफिनेटली गुड फॉर वेट लॉस। ऑल्सो इट गिव्स यू किक स्टार्ट इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह के वक्त एक किक स्टार्ट मिल जाए, कि आपका स्टमक जो है वो चल पड़े, क्योंकि जैसे आप सो के उठते हैं तो आपका बॉडी भी सोई होती है, तो इसलिए उसको जगाने के लिए ये एक अच्छी है वो अगेन। लेकिन आयशा, जिन लोगों को लेमन या इन चीजों से एलर्जी है वो मत लें इसको। फिर हम आते हैं जो आपका नेक्स्ट सवाल था कि सुबह निहार मुंह जूस पीना। निहार मुंह, इट्स बेटर टू ड्रिंक वाटर, 1 से 2 ग्लास पानी के पी लें, उसके बाद फल खाएं। अगर आप फल नहीं खा सकते तो फिर जूस पी लें, दैट्स हाउ इट इज। और आजकल चूंकि आयरन की बहुत कमी है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि आप बजाय के आयरन टैबलेट्स लें, या अगर ले रहे हैं तो उसके साथ एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे आप बीटरूट जूस का भी 1-2 चमचे अपने उसमें मिला लें जूस के अंदर। उससे ये होएगा कि आपके आयरन लेवल्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हो जाए। सही सही। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं विटामिन सी के हवाले से ज़्यादातर, क्योंकि सिट्रस फ्रूट जो है उनमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा यही क्लियर है कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है। अब जो माल्टे, कीनू, क्योंकि ज़्यादातर हम बात इसी के बारे में कर रहे हैं, इस फल के बारे में, इसमें मज़ीद कौन से विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, या हमारी स्किन या बाकी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं? देखिए, विटामिन ई क्रीम्स का भी आजकल बहुत इस बारे में जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल। वो चीजें जो आपकी हैं इम्पोर्टेंट, वो मुंह पे भी लोग मलना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले एक जो स्किन होती है ना, वो कैनवस होता है आपके अंदर का, कि आपके अंदर का सिस्टम किया जा रहा है। तो वंस यू आर हैविंग द राइट डाइट, दैट स्टार्ट शोइंग ऑन योर फेस। तो इसलिए विटामिन ई की भी बहुत जरूरत होती है। विटामिन ई का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद ये सेब का जूस इस्तेमाल करें। बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आयरन इल हेल्थ का शिकार है, आयरन लो है, खवातीन उसको चेक नहीं कराती, दैट्स नेसेसरी। फिर हम आ जाते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी स्किन के लिए, सनशाइन विटामिन, ये स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अच्छा सनस्क्रीन यूज करके तकरीबन 15 मिनट सन में, सूरज में जरूर बैठें, ताकि आपकी हड्डियां भी बेहतर हों और आपके स्किन टिश्यूज भी बेहतर हों। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बताई हैं डॉक्टर फरजीन साहिबा, और बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं फलों के हवाले से वो क्लियर नहीं होते हैं। हम किसी भी टाइम फल खा लेते हैं और कोई भी फल आपस में मिक्स करके भी खा लेते हैं कि नहीं इसका भी फ़ायदा है, इसका भी फ़ायदा है। हालांकि हर फल की तासीर मुख्तलिफ होती है दूसरे से, और हर फल के खाने का एक टाइम भी होता है। जैसे कि डॉक्टर फरजीन ने भी कहा कि 4 बजे से पहले, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो सूरज ढलने से पहले इस तरह के फ्रूट आप खाएं ताकि उसका फ़ायदा आपको उस वक्त में ज़्यादा हो। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि अपनी किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि तालीम इंसान का जेवर है और तालीम से आरास्ता शख्स मुआशरे का बेहतरीन शहरी बन सकता है, इखलाकी तौर पर भी और बाकी मामलात में भी वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मजबूर होते हैं अपने घर के मामलात, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तो वो तालीम की तरफ नहीं जाते या चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं या कुछ ऐसे मामलात में रोज़ी रोटी कमाने के चक्करों में पड़ जाते हैं कि तालीम की तरफ ना उनका रुझान होता है, ना उनके घर वालों की कोई इसमें दिलचस्पी होती है कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि घर का खर्चा पानी बस चल जाए। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आना मेरे ख्याल से ये एक जिहाद है, क्योंकि तालीम हासिल करना भी, आप तालीम के लिए अगर निकलते हैं तो ये भी जिहाद में आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तालीम हासिल करते हुए अगर आप उस रास्ते में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो वो भी शहीद की मौत है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि तालीम का दर्जा कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, और जो लोगों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं उनका दर्जा तो अल्लाह के यहाँ ही मालूम होगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मैं मिलवाऊंगी जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार या ऐसे बच्चे जो कि अपने घर के मामलात को उठाने के लिए मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो तालीम की तरफ नहीं जाते हैं, उनको तालीम की तरफ लेकर आते हैं। हाफिज़ कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AET स्कूल फाउंडेशन भी चला रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऐसे सरपरस्ती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक कि आप ऐसे बच्चों की आवाज़ आज आपने उठाई है कि जिनकी आवाज़ इतने शोर में हमारे इतने मसाइल के अंदर दब के रह गई है। बिल्कुल। और मैं एक लाइन जो है ना, मैं लाजमी कहना चाहूँगा अपने लिए और तमाम जितने भी दोस्त हैं उनके लिए, कि हमारी नेमतें, हम माने या ना माने, हमारी नेमतें हमारे लिए एक कर्ज है। बिल्कुल। और ये कर्ज किन लोगों का है? ये कर्ज हमारे मुआशरे के जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी है, ये उन लोगों का कर्ज है हमारे पे। हमारी नेमतें, हमारी आंखें, हमारा स्टेटस, ये सब का सब हमें अदा करना है उन लोगों का कर्ज। अब इसमें जैसे आपने कहा कि AET स्कूल फाउंडेशन सिर्फ एक काविश कर रहा है कि किसी तरह ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा हालात की और वक्त की तेज़ी के अंदर उलझ के रह गए हैं और अब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो आगे किस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए एक काविश में लगा हुआ है। और इसमें कैटेगरी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं। अच्छा। और जो कटिंग एज है AET स्कूल फाउंडेशन का, वो ये है कि ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड लाइक चाइल्ड लेबर के लिए इस अंदाज से तालीम प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा हाफिज़ कमर साहब, कब से आपने इस चीज़ का आगाज़ किया? क्योंकि हम लोगों में से हर इंसान अपने लिए तो सोचता है कि हम अपने लिए इतनी तालीम हासिल कर लें, ऐसी जॉब हमें मिल जाए, हम ये कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन हम दूसरों के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम दूसरों को ये तालीम दे दें या दूसरों की इस तालीम का बेड़ा उठा लें या ख़र्चा भी उठा लें। आपने कैसे ये ख्याल आया आपको कि आप अपने से हट के किसी और के लिए सोचें, ख़ासतौर पे ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन भी हैं, यतीम हैं और साथ में चाइल्ड लेबर का शिकार भी हैं? देखिए, इसमें काफ़ी फैक्टर्स थे। यूजुअली जब आप बाहर जाते हैं, लाइक बहुत कम होता है कि आप किसी छोटे ढाबे पे बैठ के खाना खाएं या किसी ऐसी जगह पे, अगर आप हार्डली यू कम अक्रॉस दीज प्लेसेस। तो अगर कभी मैं कहता हूँ कि आप कभी किसी होटल पे जाके देखें, छोटे होटल पे या कहीं पे आप किसी शेबी एरिया में जाके देखें, तो आपको ऐसे हज़ारों केसेस मिलेंगे, ऐसे हज़ारों बच्चे मिलेंगे। और होता असल में ये है कि गार्बेज पिकर जो होते हैं बच्चे, जो कि हमारा एक स्पेशल काफ़ी बच्चे जिनको हम डील कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ से मतलब कूड़ा उठाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मोजी चीज़ें होती हैं और वो उन्हें काट लेते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। आप यकीन करें, ये कंप्लीट इसकी तादाद भी इतनी ज़्यादा है और बदकिस्मती से ये अनडॉक्यूमेंटेड रहता है। मतलब अब इसकी तरफ कौन देखेगा? सामने भी नहीं आ रही है ऐसे बच्चे किस तरह उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा इट्स कम्प्लीटली इग्नोर्ड एरिया। मतलब और बदकिस्मती से हम भी इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। और किसी भी कौम को वो कहते हैं आपने कमज़ोर करना होता है, उसमें आपने सिर्फ गैप क्रिएट करना होता है, इखलाकियात उसमें से खत्म कर दी। एग्जैक्टली अमीर और गरीब के दरमियान आपने गैप क्रिएट करना होता है। और अब मेरा ये मैं
मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सबसे कि आप एटलीस्ट ऐसे लोगों के पास जाएं। आप अगर कुछ नहीं दे सकते, आप अपना टाइम दें उनको। यू शुड मेक देम फील कि वो किसी और सोसाइटी से नहीं है, वो आपके ही वजूद का हिस्सा है। अच्छा, आपने इतना ज़बरदस्त से काम का बेड़ा उठाया है, मुश्किलात क्या पेश आई और कब से ये काम शुरू किया आपने, कब से चल रहा है और अब तक किस मुकाम पर आप खुद को समझते हैं कि आप पहुंच गए हैं? इसमें देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अशफाक अहमद साहब को सारे मतलब जानते हैं। वो कहते हैं कि आप ये क्यों सोचते हो कि मैंने 100 बंदों के लिए ये कुछ कर देना है, मैंने 1000 बंदों के लिए ये कुछ कर लेना है। आप सिर्फ ये इरादा करो मैंने एक बंदे के लिए छोटा सा काम कर देना है। बिल्कुल, तो दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हमने वो एक का प्लान करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लोग इस टाइम 250 स्टूडेंट्स अक्रॉस लाहौर, जो कि जिसमें चाइल्ड लेबर भी हैं और ऐसी मेड बच्चियां भी हैं। मैं इसमें, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता, मेड जो बच्चियां होती हैं आप यकीन करें उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। उसको सिर्फ ये होता है कि मैंने बर्तन जाके धोने हैं और मैंने इसलिए धोने हैं ताकि मैं अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेके जा सकूं। उसको बहुत, अगर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल आएंगी। तो कमर, आप ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं तालीम की तरफ? क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनके जहन में यही चल रहा होता है हमने जाके बर्तन धोने हैं या ये काम करना है या वो काम करना है, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चे हैं उनके बचपन से ही दिमागों में बिठा दिया गया होता है कि तुम कमाओगे तो घर चलेगा। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, इसमें ना अगर आप बच्चे को थोड़ा सा स्टडी करें ना, बच्चे के हम ख्वाब देखते हैं, जैसे मतलब हम लोग होते हैं, हमारे बच्चे ख्वाब देखते हैं, उनके छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, ये लेना वो लेना है। लेकिन इन बच्चों के जो ख्वाब होते हैं इनकी फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर आके दब जाते हैं। ये समझते हैं कि यही जिंदगी है। उस केस में हम खुद भी ट्रेनिंग लेते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल साइकेट्री डॉक्टर के थ्रू वो हमें सिखाते हैं कि कैसे, हमारे वॉलंटियर्स को सिखाते हैं हम। फिर बच्चे के ज़हन में एक बात होती है कि यहाँ इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बस यही उसने जाना है और इस तरह से हम उसको फिर ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं, नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी इससे आगे भी बहुत बड़ी है। फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एहसास दिलाते हैं, उसको ख्वाब देखने की आदत डालते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पे आ जाता है। और इनकी प्रोडक्टिविटी जब आप इनको इस चीज़ की वो क्या कहते हैं पॉलिश कर लेते हैं, तो आप यकीन करें ये कम रिसोर्सेज के अंदर इतना ज़्यादा रिजल्ट देते हैं कि जो कि आम बच्चे भी उस मतलब वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अच्छा, तो इन बच्चों के जो मामलात हैं उनको फिर किस तरह अफोर्ड करते हैं? क्योंकि अगर वो आपका ये एजुकेशन सिस्टम है, एक फाउंडेशन है आपकी, बच्चों को स्कूल आप उसमें लेकर आ रहे हैं, तो किताबें, यूनिफॉर्म, दीगर कई मसले होते हैं जो कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल तो किस तरह आप लोग आपने ना अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया था जिहाद का। देखिए, मैं मतलब अक्सर ये कहता हूँ, हमारे पहले भी ये काम चलता रहा, ये बेसिकली बहुत बड़े दिल की बात होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, लोगों की बातें, क्योंकि बेसिकली आप ये अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप ये किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा दिल चाहिए होता है। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन, क्योंकि कोई भी नेशन बगैर एजुकेशन के नहीं खड़ी हो सकती। और हमारी इंटेंशन सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि ये बच्चे इंशाल्लाह कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़रूर रोशन करेंगे। उसके लिए हम एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, राशन के थ्रू, पैसों के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, सीजनल क्लॉथ के थ्रू, फिर काउंसलिंग करते हैं। लेकिन एक बात मैं लाजमी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगा, पावर्टी के अलावा यानी फाइनेंशियल प्रेशर तो है ही, लेकिन बदकिस्मती से इग्नोरेंस या जहालत जिसे आप कह लें, ये एक बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग फैक्टर बनता जा रहा है बच्चों के लिए, बच्चों की स्कूल से दूरी की। और असल में ये जहालत ही है जो हमारी अब आने वाली जनरेशंस में इस तरह पैदा हो रही है कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात पैदा होने हैं जो पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। ये जहालत ही है क्योंकि हम अपने बच्चों को वो तालीम नहीं देते हैं, और तालीम सिर्फ ये स्कूल की तालीम नहीं होती, इखलाकी तालीम भी एक होती है बिल्कुल जो हम अपने बच्चों को देना अब उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। तो कमल, आप लोग किस तरह अफोर्ड करते हैं? मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी है इस सिलसिले में?
क्या लोग आपको फंड्स देते हैं जिससे आप अपना ये इदारा चला रहे हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक मैं फॉर्मनाइट हूँ FC कॉलेज से, हम खुद कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद खड़े होना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद खड़े हैं और खड़े कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त हैं मिल के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये होता है कि अगर हाथ के साथ हाथ जुड़ता है तो आज अगर हम 10 बच्चों को डील कर रहे हैं तो अगर हाथ के साथ हाथ जुड़ेगा, कुछ और लोग ऐड हो जाएंगे तो डेफिनेटली 10 की जगह 100 हो जाएंगे। और मतलब ये एक किस्म वो अगर इसको पॉजिटिवली लें तो फ्यूजन रिएक्शन होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा भी खड़ा हो गया, आपने उस बच्चे को खड़ा कर दिया तो यकीन करें वो आगे 100 को खड़ा कर देगा खुद ही। आप सिर्फ एक के लिए हमारे साथ खड़े हो जाए। और इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि किसी यतीम के सर पे हाथ रखो तो उसका सवाब इतना ज़्यादा है, या आप किसी एक यतीम की जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो इसमें दुनिया में तो आपको अजर है ही, आखिरत में इसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। और यतीम की जिम्मेदारी उठाना ये नबियों के कामों में से है, क्योंकि नबियों ने ये काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से कहते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो ये यकीनन, मैं फिर वो बात कह रही हूँ कि जिहाद की उसमें ज़िम्मे में आती है। तो कोशिश करें कि इस तरह की फाउंडेशंस को सपोर्ट करें, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें और इस तरह के बच्चों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए छोटी छोटी सी कोशिशें करते रहें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में और आज खुशबू उठ रही है मज़ेदार सी। तो अनम, क्या बन रहा है आज किचन में? जी आयशा, पहले तो आप बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बना रहे हैं देगी कोरमा। अच्छा, ये कोरमा जो है एक बड़ी फेमस डिश है। यूजुअली जब हमारे घर पे दावत होती है तो हम ज़रूर एक आध ऐसे आइटम रखते हैं। ग्रेवी का खाना होना चाहिए, ग्रेवी वाला सालन। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कोरमा। अच्छा जी, मीट की चॉइस आपकी अपनी है। आप चाहें तो इसमें चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, आपकी प्योरली अपनी चॉइस है। हम इसमें चिकन ले रहे हैं। सिंपल, आप ये देख रही होंगी मैंने तो ऑलमोस्ट ये कुक हो गया हुआ है। बस अब इसका जो है वो फाइनल, जब आप देगी कोरमा बनाते हैं तो उसके लिए आप तड़का एक रेडी करते हैं जो उसको फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। सिंपल, हमने 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप ऑयल के अंदर उसको गर्म किया अच्छी तरीके से। उसमें मैंने फिर 2 से 3 प्याज नॉर्मल साइज के पहले फ्राई कर लिए, उनको निकाल लिया। उसके बाद उसी में मैंने चिकन को फ्राई किया अच्छी तरीके से। उसके अंदर मैंने इलायची ऐड की और लौंग ऐड करके और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से जो प्याज से उनको वो जैसे ब्राउन करके निकाले, स्लाइट ब्राउन। मतलब अगर आप ज्यादा ब्राउन करेंगे तो कोरमे का कलर डार्क टोन में चला जाएगा। तो प्याज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोरमे के अंदर। आपने गोल्डन ब्राउन प्याज को फ्राई करना है और उसको अलग से आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने अच्छी तरीके से जो है चिकन की भुनाई करनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा बेसिकली कोरमा जो होता है वो 2 से 3 स्टेप्स में बनता है। तो एक स्टेप हो गया, आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने फ्राइड अनियन लिया है वो तकरीबन 3 से 4 टमाटर और दही को लेकर आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। उसकी एक पेस्ट टाइप। अच्छा, ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, 2 से 3 घूंट कह लें या 1/3 जो ग्लास होता है। अच्छा, एक मसला ये होता है कि अगर हम टमाटर को ब्लेंड करें तो वो ब्लेंड उस तरह एकदम से नहीं होता। अगर दही जो जा रही है उसमें दही जा रही है ना, ठीक है, दही से फिर हाँ वो हो जाएगा। बिल्कुल, दही तकरीबन हम इसके अंदर कोरमे में ज्यादा दही जाती है तो 2 कप के करीब, क्योंकि ये 1.5 किलो चिकन है तो 2 कप के करीब जो है हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। प्याज फ्राइड ऐड किए हैं, तकरीबन 4 बड़े साइज के टमाटर ऐड किए, उनको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद जो फ्राइड चिकन है उसके अंदर हमने उसके अंदर उसको डाल दिया है। उसके बाद आ गए मसाले की बारी। उसमें नमक गया है, लाल मिर्च पाउडर गया है, हल्दी ऐड की है और सूखा धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से डाल के भुनाई करनी है और डाल के पानी डालकर, खुला पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब डालकर आपने पकने के लिए छोड़ देना है। सही। जब ग्रेवी जो है, अगर हमारा कैमरा दिखाए, वो इस फॉर्म में आ जाए कि जब मतलब थोड़ा शोरबा भी है, इस तरह से थोड़ी थिक ग्रेवी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसको अच्छा, करें। एक चीज और भी बताएं, हम तो चिकन में बना रहे हैं, इससे चिकन जल्दी कुक हो जाता बिल्कुल है। हाँ जी। मटन और बीफ थोड़ा टाइम लेते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बीफ ज्यादा टाइम लेता है मटन की निस्बत भी। बिल्कुल, और वो 19-20 का ही आप कह लें कि होता है, ज्यादा इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता। उनको कितना कुक करना उसको पड़ेगा? अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकलता है। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल भी कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं है। वैसे ही आपने पहले गोश्त को फ्राई करना है और सारा प्रोसीजर वैसे ही करना है जैसे आपने चिकन के साथ किया है। बस सिर्फ फर्क ये आएगा कि कुकिंग टाइम जो है
वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो क्योंकि जाएगा। वैसे अगर आप वैसे कुक करते हैं तो जाहिर है गोश्त और बीफ को गलने में टाइम लगता है, तो लेकिन उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा। पहले जो लोग खाने बनाते थे वो ज्यादा देर बस चढ़ा देते थे चूल्हे पे। हम सुनते थे अक्सर शब देग के बारे में, बड़ी या इस तरह की कोई और डिशेस के बारे में हम सुनते थे, वो सारी रात पकती रहती थी। स्लो कुकिंग जो होती है, स्लो कुकिंग में ये एक चीज होती है कि उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और फ्लेवर मतलब जब जो चीज़ स्लो कुकिंग में आती है उसके अंदर आप समझे कि हर चीज़ का ओरिजिनली फ्लेवर आ रहा है। और जैसे हम प्रेशर कुकर में अगर बनाते हैं उससे ये होता है कि टाइम टेकिंग थोड़ा जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, टाइम हमारा कम लगता है। मीट जो हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा था पकने में वो थोड़ा कम टाइम में इंगेज हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत अब मतलब इम्पोर्टेंट जो है बताना ये भी कि लोग अब प्रेशर कुकर्स में हर चीज़ बना लेते हैं। सब्जी है वो भी प्रेशर कुकर में बन जाती है, गोश्त है वो भी प्रेशर कुकर में, क्योंकि गोश्त तो चलें टाइम लेता है, लेकिन इससे खाने के जो टेस्ट है, फ्लेवर है, उस पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि हम पहले भी सुनते थे, मेरी तो दादी भी कहती थी कि जो खाना है उसको बस पकने रख दो, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सुबह चढ़ा दो दोपहर तक बन जाएगा। जैसे ये पाए हो गए, निहारी हो गई, ये वो वाहिद और शबदेग जिसका आपने नाम लिया है, ये वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिनको अगर आप स्लो कुकिंग में बनाएं, मतलब अगर आपने रात को चढ़ा दिया और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग तक पकी है तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड की है 2 टेस्ट, मतलब कि 1/3 टीस्पून, और 1/3 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाला जो है ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब इसका जो है वो फाइनल तड़का जो है वो रेडी करेंगे। तड़के के अंदर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। ये बेसिकली जो अब जब आप देगी तड़का बनवाते हैं, कोरमा बनवाते हैं, तब ये तड़का जो है ऊपर से लगाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरमे के ऊपर एक लेयर होती है ऑयल की, तो ये वो रेडी करें। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, या आपके पास अगर कलर वाली जैसे देगी मिर्चें आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ जीरा और रेड चिली पाउडर, कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है, क्योंकि सारे मसाले जो हैं हमारे कोरमे में ऐड हैं। तो अब इसको करेंगे, तड़का लगाएंगे। वाह जबरदस्त। अच्छा अनम, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैं घर में किसी चीज को तड़का लगाती हूँ ऐसी आवाज नहीं आती? आप बंद करके डालती होंगी, नीचे चूल्हा आपने बंद किया होगा। ये भी शायद है। अब आप ये देखें, इसका बिल्कुल सेम अगर हमारा कैमरा दिखा रहा तो सेम बिल्कुल ही वही बाजारी कोरमे वाला जो है बिल्कुल जबरदस्त आ गया है। खुशबू भी आ रही है, उसका टेक्सचर, उसकी लुक इतनी जबरदस्त है कि वाकई देखने में लग रहा है कि वही बाजार से हमने कोरमा जो है वो ऑर्डर किया था। वैसे अनम, आप एक होटल खोल लें वैसे हम तो आएंगे प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हाँ वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अनम के हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जायका है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। और साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ और बताएं अनम, हम अब इस तरह कोई कोरमा या कोई डिश डालते हैं तो उसमें विनेगर वगैरह ये चीज़ें डल सकती हैं या नहीं? अच्छा, वो जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमदर्द ने एक अपना नया एप्पल साइडर विनेगर लॉन्च किया है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हम कुकिंग में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो हमारे खाने का फ्लेवर जो है वो डिफरेंट कर देगा, बिल्कुल थोड़ा तुर्श फॉर्म में इसको ले आएगा। तो जो हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो यूजुअली जो है सूप और सैलड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। जैसे कि अगर आपने कोई सैलड की कोई ड्रेसिंग बनानी है तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा का जो हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो ज़्यादा अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए, वेट लॉस के लिए और शुगर के लिए। एक चीज़ और, कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर भी आई थी और वो ये कह रही थी कि खाली पेट जो लोग ये वार्म वाटर में नींबू और शहद डाल के पीते हैं, पता नहीं ये कॉम्बिनेशन किसने ईजाद कर दिया है, ये नुकसानदेह होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर क्या खाली पेट हम पानी में बिल्कुल बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर जो है हम खाली पेट पानी में डालकर पी सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना। जैसे लोग बहुत तेज गर्म पानी में लूप वार्म वाटर या स्लाइट सा वार्म वाटर होना चाहिए, जिसमें आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर का जो हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर है वो ऐड करना है, दैट्स इट। और जैसे ये कोरमा भी हमने बनाया तो कोरमे में एक और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्किप हो गई बताना, वो ये है कि चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि आपका चिकन जो है वो कोरमे में जाके टूटे ना। तो इसलिए चिकन फ्राई कच्चेपन का एक स्मेल भी ना आए, एक कच्चेपन का स्मेल भी ना है। तो आप ये देखें कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल
साबुत फॉर्म में है और जरा सा भी ग्रेवी के अंदर आपको चिकन की बोटियां जो है वो अलग से नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल 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 साबुत साबुत सा। कुछ लोगों का मैंने देखा है, मतलब सबका एक अपना डिफरेंट स्टाइल होता है कुक करने का। बिल्कुल वो अगर चिकन बना रही हैं, मटन बीफ कुछ भी बना रहे हैं, तो तमाम जो टमाटर अदरक लहसुन हर चीज साथ डाल देते हैं कि वो इसमें घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। हालांकि मेरा भी ख्याल है कि पहले अगर हम फ्राई करें तो उसकी ज्यादा अच्छी लुक आती है। बिल्कुल, इसको बस थोड़ी सी ऊपर से गार्निश के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा जो है देगी कोरमा वो रेडी हो गया। देगी कोरमा हमारा और इसके साथ जो है अगर रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है उसका शरबत बनाएं आप, कोई भी जब भी मिंट लेमनेड आप बना लें रूह अफ़ज़ा के साथ तो वो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब आपको वैसे हम रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, तो हम वहाँ पे पीना कोलाडा हो या मिंट मार्गरीटा हो, हम कुछ भी साथ खाने के पी लेते हैं। बिल्कुल पीते हैं ना हम, तो वो हम घर में भी चीजें बना सकते हैं। वही प्रोसीजर जो आपने एक रेस्टोरेंट में जाके मिंट मार्गरीटा पीना है, वैसा ही मिंट मार्गरीटा आप हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लेवर भी उसमें मिंट का भी और रूह अफ़ज़ा का भी जबरदस्त आ जाएगा। और इसकी स्पेशल वो होता है खमीरी रोटी या नान मंगवा लें और साथ में रूह अफ़ज़ा मार्गरीटा बना लें। मेरे ख्याल से सब सुन रहे होंगे अब इसके बाद खमीरी रोटी इसके बाद खमीरी रोटियां या नान प्लीज मंगवा लीजिए। आनी चाहिए। कुलचे चलेंगे, तिलों वाले कुलचे, तिलों वाले कुलचों का कर लेते हैं। मेरे ख्याल है मुंह में पानी भर, स्टूडियो में सबको भूख लग गई होगी, भूख लग गई होगी। चलिए इसकी रेसिपी अनम फिर हमें बताएं ताकि वो फिर हमारे प्रोग्राम का भी तकरीबन 1 कप ऑयल था, उसके अंदर जो है पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 प्याज थे। उसके बाद उनको अलग से दिया, फिर मैंने चिकन उसमें फ्राई किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की उसके अंदर, साथ में मैंने उसमें लौंग ऐड किए और छोटी इलायची ऐड की। फ्राई करने के बाद मैंने प्याज टमाटर और दही को ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड कर दिया, सारे मसाला जात ऐड किए, पानी ऐड किया, अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया उसके बाद मैंने उसमें काली मिर्ची ऐड की, गरम मसाला ऐड किया, फिर अलग से जो तड़का रेडी किया है उसमें तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल है और आधी टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जीरा ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने सिर्फ कलर ऐड करने के लिए रेड चिली पाउडर ऐड किया। अगर आप चाहें, अगर आपके पास देगी मिर्ची अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हो। और जो हमारे जो पंजाबी जो वो तरी वाला खाते हैं, तरी वाला खाना, तरी वाला बिल्कुल बेहतरीन। एक बात है, कोरमा और आलू गोश्त विदाउट तरी बहुत ही बुरा लगता है। एक देखिए, एक सालन होता है उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है, अगर कोरमे के ऊपर ऑयल नहीं होगा, अगर आलू गोश्त के ऊपर ऑयल नहीं होगा तो वो इसकी प्रेजेंटेशन की लुक ही नहीं आएगी। चलें, हमने जबरदस्त कोरमा बना लिया है और जैसे कि अनम ने कहा है इसके साथ कुलचे, यहाँ खमीरी रोटी चलें, और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ मार्गरीटा। चलें, जबरदस्त हो गया। अभी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।